नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके पास तैयार हूँ एक नई कहानी के साथ। लेकिन रुकिए, जो लोग सिर्फ क्लिक करके और पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, कुछ क्लिक करके, तो मैं आपको इस बता देना चाहती हूँ कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। और अगर आपको कुछ त्रुटि नज़र आते हैं तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए। मैं अपनी तरफ से अपनी गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आप सिर्फ क्लिक करके थोड़ा सा सुन के चले जाएंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आप एक अच्छा दोस्त खो देंगे। तो आप अच्छा दोस्त ना खोएं, तो इसलिए मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो आज मैं कहानी लेके आई हूँ श्रीमती महादेवी वर्मा जी की। और इस कहानी का नाम है नीलू। नीलू एक कुत्ता था, उसकी एक कहानी है। नीलू की कथा उसकी माँ की कथा से इस प्रकार जुड़ी हुई है कि एक के बिना दूसरी अपूर्ण रह जाती है। उसकी अल्सेशियन माँ उत्तरायण में लूसी के नाम से पुकारी जाती थी। हिरनी के समान वेगवती, सांचे में ढली हुई देह, जिसके व्यर्थ कहने के लिए एक तोला मांस भी नहीं था। ऊपर काला आभास देने वाले पूरे पिताब रोम, बुद्धिमानी का पता देने वाली काली और छोटी आंखें, सजग खड़े कान और सघन रोएदार तथा पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली लंबी पूंछ, सब कुछ उसे राजसी विशेषता देता था। थी भी वह सामान्य कुत्तों से भिन्न। अल्सेशियन कुत्ता एक ही स्वामी को स्वीकार करता है। यदि परिस्थितियों के कारण एक व्यक्ति का स्वामित्व उसे सुलभ नहीं होता, तो वह उसके साथ सहचर जैसा आचरण करने लगता है। दूसरे शब्दों में, आदेश किसी का नहीं मानता, परंतु सबके स्नेहपूर्ण अनुरोध की रक्षा में तत्पर रहता है। लूसी की स्थिति भी स्वच्छंद सहचरी के समान हो गई थी। उत्तरायण में जो पगडंडी दो पहाड़ियों के बीच में मोटर मार्ग तक जाती थी, उसके अंत में मोटर स्टॉप पर एक ही दुकान थी, जिसमें आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती थी। शीतकाल में यह दो पर्वतीय भित्तियों का अंतराल बर्फ से भर जाता था और उससे पगडंडी के अस्तित्व का चिन्ह भी शेष नहीं रह पाता था। तब दुकान तक पहुंचने में असमर्थता उत्तरायण के निवासी लूसे के गले में रुपए और सामग्री की सूची के साथ एक बड़ा अंगोछा या चादर बांधकर उससे सामान लाने का अनुरोध करते थे। वंश परंपरा में बर्फ से मार्ग बना लेने की सहज चेतना के कारण वह सारे व्यवधान पार कर दुकान तक पहुंच जाती थी। दुकानदार उसके गले में कपड़ा खोलकर रुपया, सूची आदि लेने के उपरांत सामान की गोल गठरी उसके गले या पीठ पर बांध देता था और लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीला मार्ग पार करते हुए सकुशल लौट आती थी। किसी किसी दिन उसे कई बार आना जाना पड़ता था। कभी चीनी मंगवाई और चाय रह गए, कभी आटा याद आ रहा है, आलू भूल गए। पर लूसी को मंगवाने वालों के लक्कड़पन से कोई शिकायतें नहीं रहती थीं। गले में कपड़ा बांधते हुए तीर की तरह दुकान की दिशा में चल देती। उसकी तत्परता के कारण मंगाने वालों में भूलने की प्रवृत्ति बढ़ती ही थी। एक दिन किसी अधिक ऊंचाई पर से पर्वतीय ग्राम से बर्फ से भटकता हुआ एक बूटिया कुत्ता दुकान पर आ गया और लूसी से उसकी मैत्री हो गई। उन दोनों में आकृति की बड़ी भिन्नता थी, जो एक तराशी हुई सुडौल मूर्ति और अनगढ़ शिलाखंड में होती है, परंतु दुर्दिनों के साथी होने के कारण वे सहचर हो गए। उन्हीं सर्दियों में लूसी ने दो बच्चों को जन्म देकर अपनी वंश वृद्धि की, किंतु उनमें से एक तो शीत के कारण मर गया और दूसरा अपने ही जीवन ऊष्मा के बल पर उस ठिठुरने वाले परिवेश में जूझने लगा। शीत ऋतु में प्राय लकड़बग के ऊंचे पर्वतीय अंचल से नीचे उतर आते हैं और बर्फ में भटकते हुए मिल ही जाते हैं। वैसे तो वह हिंसक जीव कुत्ते से कुछ ही बड़ा होता है, परंतु कुत्ता इसका प्रिय खाद्य होने के कारण रक्षणीय की स्थिति में आ जाता है। सामान्य कुत्ते तो लकड़बग को देखते ही स्तब्ध और निर्जीव से हो जाते हैं, अतः उन्हें घसीट कर ले जाने में उसे कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ता। असामान्य भूटिया या अल्सेशियन कुत्ते उससे संघर्ष करते हैं अवश्य, परंतु अन्य पराजित हो जाते हैं। 4-5 दिन के बच्चों को छोड़कर लूसी पूरे दिन दुकान आने जाने लगी थी। एक संध्या के झुटपुटे में लूसी ऐसी गई कि फिर लौटकर ही नहीं आई। बर्फ के दिनों में सांझ ही से सघन अंधकार घिर जाता था और हवा ऐसी तुषार बोझिल हो जाती कि गंध भी वह नहीं कर पाती। इसी से प्राय शीतकाल में घ्राण शक्ति के कुछ कुंठित हो जाने के कारण
कुत्ते लकड़बग्घे के आने की गंध पाने में असमर्थ रहते हैं और उसके अनायास आहार बन जाते हैं। सवेरे बर्फ पर कई बड़े छोटे पंजों के तथा आगे पीछे घसीटने घिसटने के चिन्ह देखकर निश्चय हो चुका था कि लूसी ने बहुत संघर्ष के उपरांत ही प्राण दिए थे। बर्फ पर रक्त के पनीले धब्बे ऐसे लगते थे मानो किसी बालक की ड्राइंग पुस्तिका के सफ़ेद पृष्ठ पर लाल स्याही की दवात उलट गई हो। लूसी के लिए सभी रोए, परंतु जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था वह बच्चा तो कुछ जानता ही नहीं था। एक दिन पहले उसकी आंखें खुली थीं, अतः माँ से अधिक वह दूध के अभाव में शोर मचाने लगा। दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर उसे पिलाया गया, पर रजाई में भी वह माँ के पेट की उष्णता खोजता और न पाने पर रोता चिल्लाता। अंत में हमने उसे कोमल ऊन और अधबुने स्वेटर की डलिया में रख दिया, जहाँ वह माँ के सामीप्य सुख के भ्रम में सो गया। डलिया में वह ऊन की गेंद जैसा ही लगता था। आने के समय उसे अपने साथ प्रयाग लाना पड़ा। बड़े होने पर देखा कि वह अपनी माँ के समान ही विशिष्ट है। भूटिए बाप और अल्सेशियन माँ के रंग रूप से उसे जो वर्ण संकरता दी थी, उसके आचरण न वह अल्सेशियन था और न ही भूटिया। रोमों के भूरे, पीले और काले रंगों के सम्मिश्रण से जो रंग बना था वह एक विशेष प्रकार का धूप छाई हो गया था। धूप पड़ने पर एक ही झलक मिलती थी, छाँव में दूसरे ही दिन और दिन के उजाले में तीसरे की। कानों की चौड़ाई और नुकीलेपन में भी वह नवीनता थी। सिर ऊपर और अन्य कुत्तों के सिर से बड़ा और चौड़ा था। नीचे लंबोदरा पर सुडौल, पूंछ अल्सेशियन कुत्तों की पूंछ के समान सघन रोमों से युक्त, पर ऊपर की ओर मुड़ी कुंडलीदार थी। पैर अल्सेशियन कुत्ते के पैरों के समान लंबे और पंजे भूतिए के समान मजबूत, चौड़े और मुड़े हुए नाखून से युक्त थे। शरीर के ऊपर का भाग चौड़ा, पर नीचे का पतला, पेट के कारण हल्का और तीव्र गति का सहायक था। आंखें न काली थी, न भूरी, न कंजी। उन गोल और काली कोर वाली आंखों का रंग शहद के रंग के समान था, जो धूप में तरल सुनहला हो जाता था और छाया में जमे हुए मधु सा पारदर्शी लगता था। आकृति की विशेषता के साथ उसके बैल और स्वभाव में भी विशेषता थी। ऊंची दीवार को भी वह एक छलांग में पार कर लेता था। भले का स्वर इतना भारी, मंद और गूंजने वाला था कि रात्रि में उसका एक बार भौंकना भी वातावरण को स्तब्धता को कंपित कर देता था। अन्य कुत्तों के समान खाने के लिए लालायित रहना, प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए पूंछ हिलाना, कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए चाटना, याचक के दीन भाव से स्वामी के पीछे पीछे घूमना, अकारण भौंकना, काटना आदि प्रकृति दत्त स्वान गुणों का उसमें सर्वथा अभाव था। मैंने अनेक कुत्ते देखे और पाले, लेकिन कुत्ते के दैन्य से रहित और उसके लिए अलभ्य दर्प से युक्त मैंने केवल नीलू को ही देखा। उसके प्रिय से प्रिय खाद्य को भी यदि अवज्ञा के साथ फेंक कर दिया जाए तो वह उसकी ओर देखता भी नहीं था। खाना तो दूर की बात, बड़ा स्वाभिमानी था। यदि उसे किसी बात पर झिड़क दिया जाता था तो बिना बहुत मनाए वह मेरे सामने ही नहीं आता था। विगत 12 वर्षों में उसका बैठने का स्थान मेरे घर का भारी बरामदा ही रहा, जिसके ऊपर की सीढ़ियों पर पोर्टिको के समान बैठकर वह प्रत्येक आने जाने वाले का निरीक्षण करता रहता। मुझसे मिलने वालों में वह प्राय सबको पहचानता था। किसी विशेष परिचित को आया देखकर वह सदर धीरे धीरे भीतर कमरे में आकर दरवाजे पर खड़ा हो जाता था। उसका इस प्रकार आना ही मेरे लिए किसी मित्र की उपस्थिति की सूचना थी। मुझसे आ रही हूँ सुनने के उपरांत वह पुनः बाहर अपने निश्चित स्थान पर जा बैठता। न जाने किस सहजता चेतना से वह अपरिचित या असमय आने व्यक्ति को जान लेता था। तब नितांत निरपेक्ष और उदासीन भाव से उसकी घंटी बजाना, नौकर का आकर समाचार ले जाना आदि देखता रहता। कुत्ते भाषा नहीं जानते, ध्वनि पहचानते हैं। नीलू का ध्वनि ज्ञान इतना विस्तृत और गहरा था कि उससे कुछ कहना भाषा जानने वाले मनुष्य से बात करने के समान हो जाता था। बाहर या रास्ते में घूमते हुए यदि कोई उससे कह देता, गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही थी नीलू, तो वह विद्युत गति से 4 दीवारी कूदकर
मेरे कमरे के सामने आदेश की प्रतीक्षा में खड़ा हो जाता था। फिर कोई काम नहीं है, जाओ कहने के पहले वह मूर्तिवत एक स्थिति में ही खड़ा रहता था। कभी कभी मैं किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण उसकी उपस्थिति जान ही नहीं पाती और उसे बहुत समय तक बिना हिले डुले खड़ा रहना पड़ता। मेरे बंगले की रोशनदानों में प्रायः गौरैया तिनकों से घोंसला बना लेती है। मुझे उनके परिश्रम पूर्वक बनाए हुए घोंसले उजाड़ना अच्छा नहीं लगता। अत्यंत कालांतर में उनके अंडों और पक्षी शावकों की सृष्टि बस जाती है। कुछ कुछ अंकुर जैसे पंख निकलते ही पक्षी शावक उड़ने के असफल प्रयास में रोशनदानों के नीचे गिरने लगते हैं। उन दिनों नीलू उनके सतर्क पहरेदार का कर्तव्य संभाल लेता है। उसके भय से कोई भी कुत्ता बिल्ली उन नादान उड़ने गिरने वालों को हानि पहुंचाने का साहस नहीं कर पाता था। कभी कभी बहुत छोटे पक्षी शावकों को पुनः घोंसले में रखवाने के लिए वह उन्हें हौले से मुख में दबाकर मेरे पास ले आता था। जब तक रोशनदान में सीढ़ी लगाकर मैं उस बच्चे को घोंसले में पहुंचाने की व्यवस्था न कर देती, तब तक वह या तो बड़ी कोमलता से उसे दबाए खड़ा रहता था या मेरे हाथ में देकर प्रतीक्षा की मुद्रा में देखता रहता। सवेरे नियम अनुसार जब मैं मोर, खरगोश आदि को दाना देने जाती, तब वह चाहे जाड़ा हो बरसात हो मुझे दरवाजे पर ही मिलता और मेरे साथ साथ घूमता। पक्षियों के कक्ष में 2 फुट ऊंची दीवार पर जाली लगी हुई है। नीलू दीवार पर दोनों पंजे रखकर खड़ा हो जाता और अपनी गोल आंखें घुमाकर प्रत्येक कक्ष और उसमें रहने वालों का निरीक्षण परीक्षण करता रहता। उसका रात का कर्तव्य भी स्वेच्छा स्वीकृत और निश्चित था। सबके सो जाने के बाद वह गर्मियों में बाहर लॉन पर और सर्दियों में बरामदे में तख्त पर बैठकर पहरेदारी का कार्य करता था। रात के सन्नाटे में उसके मंद गंभीर स्वर से ही हम अनुमान लगा पाते थे कि वह किस कोने में पहरा दे रहा है। खरगोश धरती के भीतर सुरंग जैसे लंबे और दोनों ओर द्वार वाले बिल खोद लेते हैं। एक रात मेरे खरगोश बिल खोदते खोदते पड़ोस के दूसरे कंपाउंड में जा निकले और उनमें से कई जो उस अभियान में अगुआ थे, जंगली बिल्ले द्वारा क्षत विक्षत कर दिए गए। सुरंग से बाहर जाने वालों का वो जो हाल हुआ होता है, उससे भीतर रहने वाले अनजान रहते हैं। अतः एक के पीछे एक निकलते हुए खरगोशों में सभी को मार्जरी या श्रृंगार का आहार बन जाना पड़ता है। किंतु उनके सौभाग्य से पहरे के नित्यक्रम में घूमते हुए नीलू ने संभवतः पत्तियों की सरसराहट से सजग होकर चार दीवारी के पार देखा होगा और शीत की पूराछन्न रात की मलिन चांदनी में भी उसने खरगोशों के संकट को पहचान लिया। उसने कूद कर दूसरी ओर पहुँचते ही बिल्ला को भगा दिया, परंतु खरगोशों को बाहर निकलने से रोकने के लिए वह रात भर ओस में भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा। यह परोपकारी नीलू के लिए बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि उसे सर्दी लगने से निमोनिया हो गया और कई दिनों तक इंजेक्शन, दवा आदि का कष्ट झेलना पड़ा। वैसे वह शांत भाव से कड़वी दवाई भी पी लेता था और सुई भी लगवा लेता था। एक बार जब मोटर दुर्घटना में आहत हो मुझे मार्ग से अस्पताल जाना पड़ा, तब संध्या तक मेरी प्रतीक्षा करके और कपड़े, चादर, कंबल आदि सामान अस्पताल में ले जाने वालों की हड़बड़ी देखकर उसकी सहज चेतना ने किसी अनिष्ट का आभास ला दिया। जो भी उस संध्या को मेरे बंगले पर पहुंचा, वह नीलू की विषादमयी निश्चेष्ट मुद्रा देखकर हैरान हुए बिना नहीं रहा। जब 3 दिन तक उसने कुछ खाया न पिया, तब डॉक्टर से अनुमति लेकर उसे अस्पताल लाया गया। पट्टियों के घटा टोप में मुझे अच्छी तरह देखने के लिए वह पलंग के चारों ओर घूमने लगा और आश्वस्त होकर प्रहरे की चिरपरिचित मुद्रा में मेरे पलंग के नीचे जाकर बैठ गया। 2 घंटे बाद बहुत समझाने पुचकारने के उपरांत ही उसे घर पहुंचाया जा सका। तब से हर दूसरे दिन अस्पताल न ले जाने पर वह अनशन आरंभ कर देता। इस प्रकार अस्पताल में भी वह नियमित रूप से मिलने जाने वालों में गिना जाने लगा और डॉक्टर, नर्सेस सब उससे परिचित हो गए। नीलू का जीवन 14 वर्ष का था और जन्म से मृत्यु के क्षण तक वह मेरे पास ही रहा। अतः उससे संबंध, घटनाओं और संस्मरणों की संख्या बहुत अधिक है। कुत्तों में वह केवल कजली के सामीप्य से ही प्रसन्न रहता था।
परंतु कजली और बादल एक क्षण के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। परिणाम था नीलू बेचारा अकेला ही रहा। जीवन के समान उसकी मृत्यु भी दैन्य से रहित थी। कुत्ते को मौत मरना कहावत है, परंतु यदि नीलू के समान शांत निर्लिप्त भाव से कोई मृत्यु का सामना कर सके तो ऐसी मृत्यु मनुष्य को भी काम में होगी। मेरे पास अनेक जीव जंतु हैं, परंतु जिनके बुरा मान जाने की मुझे चिंता है ऐसा कोई नहीं है। तो कैसी लगी आपको महादेवी जी की ये कहानी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।